3 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3, इसमें चैप्टर का नाम है हीट यानी कि उष्मा। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ए नंबर में इनको पढ़ते हैं उष्मा के बारे में। तो क्या दिए गए हैं कि उष्मा जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, उष्मा जो क्या होती है, अणु के गति के ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं ताप अणु के गति के कारण जो है उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट है कि उष्मा ताप में अंतर के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है और सीजीएस में इनका मात्रक अर्ग होता है एवं व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो कैलोरीज होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है कि उष्मा ताप में अंतर के कारण जो होती है वो प्रवाहित होती है और उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। इनको पढ़ लिए थे। अब बात करें कि ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन होता है एवं सीजीएस में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ठंडा एवं किसी व्यक्ति के लिए गर्म हो सकता है। ठीक है, फिगर के माध्यम से 3 पात्र दिए गए हैं, इनमें पानी के ताप का जो है अनुभव किया जा रहा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो बी पॉइंट आते हैं। बी में क्या दिया गया, तापमापी यानी कि थर्मोमीटर। तो इनको पढ़ेंगे, इनके जो मुख्य पॉइंट है उनको देखते हैं। थर्मोमीटर में तो थर्मोमीटर में क्या पहला पॉइंट है आपका कि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ़ारेनहाइट ने किया। ठीक है, इसलिए इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें जो है पारा का प्रयोग किया जाता है और इसका परास यानी कि रेंज जो होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इनके चौथे पॉइंट पे। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब बात करें तो अगला पॉइंट है कि पारा जो है वो विषैली होने के कारण इनमें गैस्ट्रिन का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि अधिक निम्न ताप मापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिक या निम्न ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रयोगशाला तापमापी परास यानी कि -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है और थर्मामीटर को जल में ऊर्ध्वाधित रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्टिकली रखना चाहिए इनको थर्मामीटर को जल में। और अगला पॉइंट है कि ताप युग्म थर्मामीटर यानी कि स्वेग प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पूर्ण विकरण। ठीक है, पूर्ण विकरण तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो अगला पॉइंट है हमारा, ये डॉक्टरी थर्मामीटर का फिगर दर्शाया गया है, इनको देख लेते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर फिगर के माध्यम से दिख रहा है और नीचे क्या दिए गए हैं कि डॉक्टर जो है थर्मामीटर को पढ़ने के सही विविध देख रहे हैं, सही तरीके से देख रहे हैं। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इनके पॉइंट है प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का जो है तापमान। तो इनके बारे में आते हैं। पहला पॉइंट है कि उसमें प्रक्रम। ठीक है, थर्मल प्रोसेस, और दूसरा है इनके कार्य। तो उसमें प्रक्रम और इनके कार्य क्या है पहले देखते हैं। चाल यानी कि चालन, कंडेंसेशन का जो है इनके कार्य क्या होते हैं कि ये जो होते हैं बिना अणुओं के गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। अब बात करें संवहन की, कन्वर्सेशन की, तो इनमें जो है अणुओं की गति के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है और उसमें क्या होता है बिना अणु की गति कारण उष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तीसरा नंबर में क्या दिया गया है कि विकिरण, रेडिएशन के बारे में। विकिरण के बारे में क्या कह रहा है कि बिना माध्यम के उष्मा का
स्थानांतरण हो जाता है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्थलीय समीर। ठीक है, पॉइंट सी में आते हैं स्थलीय समीर। इनके पॉइंट को देखते हैं। स्थल समीर में क्या कह रहा है कि यह जो है रात के समय चलता है। ठीक है, इनकी दिशा पृथ्वी से समुद्र की ओर होता है और इसमें दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बहता है। फिगर के माध्यम से भी समुद्री समीर और थल समीर के दिखाए गए हैं। ये समुद्री समीर है और ये थल समीर है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, समुद्र समीर के बारे में। तो पॉइंट डी को पढ़ेंगे। इनमें क्या कह रहा है कि समुद्र से स्थल की ओर आने वाला पवन इनमें होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह दिन के समय में होता है और इनकी दिशा जो होती है वो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो टॉपिक्स क्या दिए गए इनमें, सर्दियों में एक वस्त्र की अपेक्षा दो वस्त्र अधिक लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि बीच में हवा का क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है, बैड कंडक्टर का काम करने लगता है। अगला पॉइंट है कि विकिरण द्वारा पृथ्वी गर्म होता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि पृथ्वी किसके द्वारा गर्म होता है, तो विकिरण के द्वारा जो है पृथ्वी गर्म होता है और संवहन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, पृथ्वी एवं पानी से परिवर्तित किरण द्वारा होती है। तीसरा पॉइंट है कि ताप जो है किसी वस्तु का उष्मा का माप है। ठीक है, और ऊनी कपड़ा जो है उष्मा का क्या है, बैड कंडक्टर है, कुचालक है और जो शरीर के उष्मा को बाहर निकालने से क्या करता है, रोकता है। अब बात करें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को देखते हैं कि सर्दियों की सुबह में संगमरमर की टाइलें लकड़ी की टाइलों की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइलें। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। क्योंकि मार्बल टाइलें क्या होती हैं, लकड़ी की टाइलों की तुलना में उष्मा का बेहतर संवाहक होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही कह रहा है। और दूसरा देखते हैं, पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइलें को पॉलिश नहीं की जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है, लकड़ी की टाइलें की तुलना में अधिक उष्मा परिवर्तित करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और डी में क्या कह रहा है कि लकड़ी की तुलना उष्मा का कुचालक होता है। तो बाय ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद गर्म रखने की मदद मिली। क्योंकि अखबार की परत जो के बीच घर्षण से उष्मा पैदा होता है। बिल्कुल नहीं, अखबार जो है की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इनका जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर कह रहा है कि पहेली और बूझों ने, ठीक है, पहेली और बूझों ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बूझों का तापमान 37.6 दर्ज किया गया। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इनके चारों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहेली के शरीर का तापमान बूझों से अधिक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं। पहेली बी नंबर में कह रहा है कि पहेली की शरीर का तापमान बूझों से कम होता है। ये भी बात सही नहीं है, दोनों का शरीर का तापमान सामान्य है। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ा था कि फ़ारेनहाइट और जो है डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट दोनों जो है सेम तापमान है, यानी कि दोनों के शरीर का तापमान क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, बूझों के पास 3 थर्मामीटर है। ठीक है, बूझों के पास क्या 3 थर्मामीटर है। वह अपने शरीर का तापमान और उबलते हुए पानी का तापमान मापना चाहती है। उनमें से कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? इनमें से जो है उनको कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए?
तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आइए देखते हैं इनके फिगर के माध्यम से क्या दिया गया है। ये थर्मामीटर दिया गया है फिगर 1 में, ठीक है। फिगर 1 में ये थर्मामीटर दिया गया है, सेकंड और थर्ड में इस तरीके का थर्मामीटर दिया गया है। और ऑप्शंस नंबर 4 को देखते हैं। थर्मामीटर 1 या 2, तो हम लोग जो है ये 1 नंबर से क्या नापते हैं, शरीर के तापमान 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 से जो है शरीर के तापमान को मापते हैं और 2 नंबर में क्या है, गर्म पानी को मापने के लिए थर्मामीटर है। तो आइए देखते हैं 1, 3। ऑप्शन नंबर ए क्या रहा है कि थर्मामीटर 1 या 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए और 2 उबलते पानी के तापमान को मापने के लिए है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं यानी कि ABCD करके दिखाई गई है। उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापन के लिए सही व्यवस्था दर्शाया जाता है। तो हम लोगों को फिगर के माध्यम से देख के पता चलेगा कि सही मात्रा में, सटीक मात्रा में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए नंबर देखिए, किसी भी तापमान को मापने के लिए इसे हम लोग सीधा रखेंगे और थोड़ा ऊपर रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर कह रहा है कि एक छात्र का जो है, एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है, ठीक है, या पढ़ रही है। कौन सा चित्र जो है तापमान पढ़ने का सही विविधता को इंगित करता है। तो सही तापमान जो है हम लोगों को फिगर के माध्यम से देखिए इस तरीके से सीधा देखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 जो है NCERT के प्रश्न आ चुके हैं। तो देखते हैं, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, ठीक है। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। तो इनके प्रक्रम को हम लोग विकर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 में, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रम द्वारा करेगा। तो यह जो है किस प्रक्रम के द्वारा करेगा, चालन विधि के द्वारा जो है दूसरे सिरे तक इसको गर्म कर देगा एक चम्मच को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चालन। और आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि थल समीर की दिशा होती है। थल समीर की दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त होती है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्लॉकवाइज होती है। और 10 नंबर में बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा। तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा, तो 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 डिग्री से कम। तीसरा में है 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी में क्या दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा। इसका दूसरा सिरा जो हो जाएगा वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्यों नहीं ठंडा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊष्मा का क्या होता है, लकड़ी कुचालक होता है यानी कि बैड कंडक्टर होता है। प्रश्न संख्या 12 में आते हैं कि स्टेनलेस इस्पात की लकड़ी कुल्हाड़ी का प्रायः कॉपर के तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इनके कारण को पढ़ेंगे, इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो तांबे की तली कुल्हाड़ी से अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसा नहीं है। बी नंबर में देखते हैं कि ऐसी कुल्हाड़ी देखने में सुंदर लगती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। और 13 पे आते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस की लौह की कमी 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोले को कटोरी से भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होंगी? तो ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समुद्री समीर के बहने का समय होता है। तो समुद्री समीर के बहने का समय दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए एक्सरसाइज 4 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4 क्या कह रहा है? अध्याय 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इनके पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले अम्ल के बारे में क्या पॉइंट्स दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। ए नंबर पॉइंट को, तो इनमें दिया गया है कि यह जो है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ठीक है, एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है। अगला पॉइंट है इसका कि यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड का स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अरहेनियस के अनुसार यह जो है H+ आयन देता है। अरहेनियस के अनुसार जो है एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है। अब लॉरी के अनुसार यह प्रोटॉन प्रदान करता है। यानी कि सभी वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग बातें हैं। तो लुईस के अनुसार जो है यह इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा ग्रहण करता है। ठीक है, अब बात करें क्षार के बारे में बी पॉइंट में। तो क्षार क्या है? स्वाद में जो है यह कड़वा होता है। क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वा होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि अरहेनियस के अनुसार यह जो है OH एवं लॉरी के अनुसार प्रोटॉन ग्रहण करेगा एवं लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? निर्जल जोड़ा प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं क्षार, इनके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल का नाम दिया गया है। तो पहला अम्ल का नाम दिया है एसिटिक अम्ल। यह किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। और दूसरा आते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं वो चींटी के डंक में पाए जाते हैं। तीसरा बात करें साइट्रिक अम्ल में, तो हम लोग जानते हैं कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नींबू कुल के और फल जैसे संतरे यानी कि संतरा, नींबू, इन सभी में पाया जाता है। अब बात करते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वो दही में पाए जाते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं एक्सॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एक्सॉर्बिक अम्ल जो है वो किन में पाया जाता है? वो आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल देखते हैं। टर्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, अंगूर में, कच्चे आम इत्यादि में जो है टर्टरी अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ऊपर बताया गया सभी अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, नेचुरल में पाए जाते हैं ये सभी अम्ल। अब बात करते हैं क्षार का नाम। तो क्षार में क्या दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? चूने के पानी में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सेकंड की बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह जो पाया जाता है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक साबुन में पाए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति जो है अम्ल होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनमें अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? लवण के बारे में, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट को जरा अच्छे से देख लेते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? इनमें जो है अम्ल प्लस क्षार, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से अम्ल और जब धातु को मिलाते हैं तो लवण प्लस H2 जो है प्राप्त होता है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि अम्ल और धातु ऑक्साइड को जब मिलाते हैं तो लवण और जल हमें प्राप्त होता है। लवण और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है।
इसी प्रकार आगे आते हैं अम्ल क्षार का सूचक। किन किन रंगों के द्वारा अम्ल क्षार को हम लोग दर्शाते हैं। अब बात करें लिटमस के बारे में, तो ये सूचक है किसका, लाल होता है, और अम्ल में लाल दिखता है और क्षार में क्या होता है, नीला सूचक है। ठीक है। और सेकंड बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल जो में होता है लाल होता है और क्षार में क्या होता है, पीला होता है। और तीसरी की ओर बात करें तो फिनेफ्थिलीन रंगहीन होते हैं अम्ल में और क्षार में गुलाबी होते हैं। गुल्हड़ फूल जो है इनके बारे में देखते हैं, तो अम्ल में गुलाबी होते हैं और क्षार में हरा होता है। और अंतिम पॉइंट को देखते हैं हल्दी, तो अम्ल में क्या होते हैं, पीला होते हैं और क्षार में क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये लाइकेन का फिगर दिया गया है और लाल व नीला लिटमस दिए गए हैं। अब अगला पॉइंट इनमें क्या दिया है, अम्ल सूचक और क्षार, इनको फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। गुल्हड़ का पुष्प और उसमें तैयार किया गया सूचक। आइए अब इनमें इनके जो फिगर थे देख चुके, अब इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्रश्न की ओर आएंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है कि फिनोल्फथेलिन, ठीक है ना, अम्ल एवं लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है। तो फिनोल्फथेलिन अम्ल एवं लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है कि चींटी के डंक से उपचार में सोडा अथवा कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि जैव खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और लिटमस, गुल्हड़ का फूल, हल्दी, परतूनिया का पत्ता भी सभी प्राकृतिक सूचक है, जो मिथाइल ऑरेंज एवं फिनेफ्थिलीन का क्या है। ठीक है, क्या है, फिनेफ्थिलीन का कृत्रिम सूचक है ये। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि उदासीकरण अभिक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, अम्ल जब क्षार से मिलाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है, प्लस ऊष्मा क्या हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl मिलता है और जल और प्लस ऊष्मा ये प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि उदासीकरण अभिक्रिया जो है अपक्षेपण द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और लिटमस पत्र जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जिसका रंग जो है बैगनी या मॉव या नील सोन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर आते हैं इनमें। तो अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल में पानी नहीं बल्कि पानी में अम्ल डाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा है, अब यहाँ से फिर से NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है हमें, इनको देखते हैं पहले। तो प्रश्न 1 है कि अम्ल का जल विलयन में बनने का सही तरीका है। अम्ल का जल जो है विलयन में बनने का सही तरीका है कि एसिड में पानी डालें, नहीं, पानी में एसिड डालें। ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा सही आंसर होगा, पानी में एसिड को डालना। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया के उत्पाद सदैव होती है। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद जो है वो सदैव होती है। तो सदैव क्या होती है, लवण और पानी होती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, लवण और पानी। अब बात करें प्रश्न में 3 नंबर में कि एक हल्दी प्राकृतिक, ठीक है, यानी कि हल्दी का एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा। तो हमें जो है इसे अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा, तो अम्ल में लाल और क्षार में क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर जो है D, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर समरी में पढ़ा था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। फिनेफ्थेलिन एक क्या है, सिंथेटिक संकेत है और इसके रंग क्रमशः अम्ल और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो अम्ल और क्षारीय विलयन में क्या होते हैं, रंगहीन और गुलाबी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा, रंगीन और गुलाबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो उनको देख लेते हैं पहले।
जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है, ठीक है, जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शंस को देखते हैं। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, काली चूना, कास्टिक सॉल्ट और क्लेमाइन विलियन। तो हमें जो है काली चूना मिलाना कार्बनिक पदार्थ मिलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो कह रहा है कि एक प्राकृतिक रंजक लिटमस निम्नलिखित में से किसका अर्क है? तो यह जो है किसका अर्क है? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चाइना रोज यानी कि गुलहड़ का। ऑप्शन बी क्या है आपके? चुकंदर है। और ऑप्शन सी क्या है? काई है। और ऑप्शन डी है ब्लू बेरोज। तो इनके जो सही आंसर हो जाएंगे काई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो 7 में क्या दिया गया है कि उदासीकरण अभिक्रिया है। तो उदासीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? उदासीकरण अभिक्रिया कौन सी है? तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमिक नहीं किया जा सकता है, उदासीकरण वैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल देता है तो घोल क्या कहलाता है? तो घोल जो है वो क्षारीय कहलाता है, बेसिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सेट जो है एसिड है? एसिड होता है। किस पदार्थ का सेट जो है वो एसिड होता है? ऑप्शंस को देखते हैं। अंगूर, चूने का पानी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है कि ऑप्शन बी हमारा है सिरका साबुन। ऑप्शन डी क्या है? दही, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ऑप्शन डी क्या दिया गया? दही और सिरका। दही और सिरका को जब मिलाएंगे तो वो हमें एसिड का सेट प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th नंबर बात करें तो रंगहीन विलयन में फेनेफ्थोलीन जो है सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। इस विलयन की प्रकृति जो होती है क्या होती है? तो इस विलयन की प्रकृति या तो अम्ल या तो उदासीन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इनका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है क्षार का सूचक है? तो कौन सा अम्ल जो है क्षार का सूचक है? तो हल्दी जो है क्षार का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 12th नंबर प्रश्न में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि एनसीईआरटी के प्रश्न आ चुके हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं इन्हें हम लोग। तो नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है और वह नीले ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी? विलयन की प्रकृति क्षारीय या उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 13 नंबर पे बात करें तो 13 नंबर की। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जब इन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं तो अम्ल और क्षार दोनों सभी जो है सूचकों के रंगों के परिवर्तित कर देते हैं। और ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं कि यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तित नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ परिवर्तित नहीं करेगा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो है इनका राइट आंसर होगा, 13 का डी। अब बात करें 14 नंबर की बात करते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर डी केवल हो जाएगा। 14 नंबर में दंत क्षय कैसे भोजन की उपस्थिति के कारण होता है? तो दंत क्षय जो है कैसे भोजन की उपस्थिति के कारण होता है? अम्ल के कारण हो जाता है, ठीक है, खट्टे पदार्थों के कारण होता है। 15 नंबर में इनमें से कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में करेगा? तो कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में करेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 16 पे बात करें 16 नंबर में, जब चींटी काटती है, ठीक है,
क्या कह रहा है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर किस प्रकार विलयन लगाया जाता है। तो जब चींटी काटेगी तो त्वचा पर हमें कैलामाइन विलयन जैसे पदार्थ लगाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। और 17 में जब विलयन क्षार क्रम होता है तो फिनोफ्थेलिन डैश रंग देते हैं, जबकि अम्ल जो है डैश रहता है। तो कौन से रंग देते हैं, तो गुलाबी रंग देते हैं फिनोफ्थेलिन, ठीक है। और जबकि अम्ल क्या देते हैं, रंगहीन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस पार्ट में एक्सरसाइज 3 और 4 इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो आज तक यहाँ रहने के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आभार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।